नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। जो पिछली क्लास थी जिसमें हमने कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। जो अपना आज का ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है, जिसके अंदर आपके दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं। एक आपका दे रखा है एथेनॉल और दूसरा दे रखा है एथेनोइक अम्ल। तो आप एथेनॉल के बारे में जानते ही होंगे, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH होता है। और एथेनोइक अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था CH3COOH होता है। तो हम लोग आज इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके भौतिक गुण क्या है, किसके साथ ये अभिक्रिया करता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग आज का अपना टॉपिक क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। तो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से दो यौगिक हैं, जिनमें से हम लोग आज एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, उनके क्या गुण हैं, किसके साथ वो अभिक्रिया करेगा उसकी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अपना एथेनॉल के जितने भी आपके भौतिक गुणधर्म हैं, किसके साथ अभिक्रिया करता है, उनके बारे में बात करें। तो आप देखो, एथेनॉल के गुणधर्म की बात करते हैं। सबसे पहले एथेनॉल फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, दो तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। पहला तरीका ये हो सकता है कि एथेनॉल का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH, ये हो गया एथेनॉल। ऐसे भी लिख सकते हो, या हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2 और OH। ये दोनों फॉर्मूले हैं वो आपके किसके हैं, एथेनॉल के। एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो OH समूह है, आपको पता है OH समूह एल्कोहल के लिए जुड़ता है। किसके लिए जुड़ता है, OH के लिए, एल्कोहल के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु किसी के दो है, तो आपका हो गया एथिल और OH हो गया एल्कोहल। एथेनॉल के गुणधर्म की बात करते हैं तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो सामान्य ताप पर कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद में एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, इसका कोई रंग नहीं होता, ऐसे भाई नहीं होता इनका, ना तो कोई सफेद होता, लाल, ऐसे कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन। उसके बाद में अगला है, ये एथेनॉल होता है वो आपका जल में पूर्ण विलेय होता है। इसका मतलब जल में क्या होता है, पूर्ण घुलनशील होता है। जल में आप मिलो डालोगे तो पूर्ण रूप से उसमें मिल जाएगा, घुल जाएगा। उसके बाद में अवदर अवस्था में, इसका मतलब उसका क्वथनाक। क्वथनाक का मतलब मैंने आपको बता भी रखे हैं। क्वथनाक का मतलब होता है वह ताप जिस पर आपका द्रव किस में बदलता है, गैस में। तो आपका क्वथनाक कितना है, किसका, एथेनॉल का क्वथनाक है अपना 48 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन। अब 351 केल्विन को आप सेंटीग्रेड में बदलते हो तो आपको पता है उसमें से कितना घटाना पड़ता है आपको। तो औसत हम लोग घटाकर वापस से मान निकाल सकते हैं सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में आपका मान है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन की बात करें, केल्विन कितना, 351 केल्विन। 51 केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 273 घटाने पड़ते हैं, आपको पता होगा। तो ये हो गया आपके एथेनॉल के गुणधर्म। गुणधर्म क्या हो गई, भौतिक। एथेनॉल सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। दूसरी बात, एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है, उसका कोई कलर नहीं होता। तीसरी बात, एथेनॉल होता है वो जल में पूर्ण रूप से क्या होता है, विलय होता है। और चौथी बात, एथेनॉल का जो आपका क्वथनाक है, वह ताप जिस पर द्रव किस में बदलता है, गैस में, वो आपका दे रखा है 351 केल्विन या 48 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों दे रखे हैं, सेंटीग्रेड में भी दे रखे हैं और केल्विन में भी दे रखे हैं। उसके बाद अगला है एथेनॉल का उपयोग किस किस के अंदर होता है। एथेनॉल पता होना चाहिए एथेनॉल होता है क्या है, गुणधर्म हमने देख ली। इसके उपयोग की बात करते हैं। पहला अपना आ रखा है वार्निश। वार्निश का मतलब, वार्निश वह पदार्थ होता है जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को भाई वायुमंडल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा कैसे, उसके ऊपर इस प्रकार जैसे हम लोग पॉलिश करते हैं उसी प्रकार वार्निश भी एक ऐसा पदार्थ होता है कि उससे लकड़ी के ऊपर चमक आ जाती है और वायुमंडल में मतलब आसानी से खराब नहीं होती है, वो उसकी सुरक्षा होती है। तो लकड़ी को ऊपर चमक के लिए, लकड़ी की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक प्रकार से वार्निश की परत नहीं बोल सकते हम लोग, वैसे वार्निश जैसे अपना तेल होता है, पॉलिश होती है, उसी प्रकार वैसे पेंट के रूप में इस प्रकार पदार्थ होता है, तो वार्निश उसी को बोलते हैं अपना, जिससे लकड़ी की चमक भी रहती है, लकड़ी की सुरक्षा भी होती रहती है। पॉलिश आप जानते ही हैं। और दवाओं के घोल में भाई उस वार्निश के रूप में भी इसको उपयोग में लेते हैं। एथेनॉल को पॉलिश के रूप में भी करते हैं। जितनी दवाएं होती है उनके घोल में भी किसकी मात्रा होती है, एथेनॉल की मात्रा परसेंटेज होती है। अलग अलग प्रोडक्ट में एथेनॉल की अलग अलग मात्रा होती है। अब इसके बाद में आ रखे हैं विभिन्न पीने के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा, जितनी भी शराब होती है सब शराब में किसकी मात्रा होती है,
एथेनॉल की मात्रा होती है। मात्रा किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 30%, किसी में अलग अलग होती है। जो आपकी उससे जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतना ही वो अपना शरीर के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि अल्कोहल तो आपको पता है शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। उसके बाद में जो मान लो कोई जो आपके घाव हो जाता है, किसी चोट में जो घाव होते हैं, उन घावों को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, उस घाव को साफ करना है, उस घाव को साफ करने के लिए जो जीवाणुनाशक होता है उनके अंदर भी किसकी मात्रा होती है? एथेनॉल की मात्रा होती है। और प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के दूसरे रासायनिक यौगिक बनाने के रूप में भी काम में आता है, घोलक के रूप में, मतलब दूसरे पदार्थों को घोलने के रूप में भी काम आता है। तो इसके उपयोग बहुत सारे दे रखे हैं। एक तो वार्निश हो गया, दूसरा पॉलिश के रूप में भी काम में लेते हैं इसको, जैसे दवाओं के घोल में भी काम आता है। जितनी भी विभिन्न प्रकार की मदिरा, जितनी भी शराब होती है उनके अंदर पीने वाली, उनके रूप में भी एथेनॉल का उपयोग होता है। जितने भी घाव होते हैं उन घावों को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद में घोलक, मतलब अन्य पदार्थों को रासायनिक प्रयोगशाला में घोलने के रूप में भी काम आता है। तो ये हो गया आपके इसके एथेनॉल के उपयोग। नहीं पता है तो देख लो, दोबारा देख लो। वार्निश से, पॉलिश से, दवाओं के घोल के रूप में, पीने में जितनी भी मदिरा होती है उनके रूप में आपको इसका उपयोग होता है। घावों को धोने में जीवाणुनाशक के रूप में होता है, और प्रयोगशाला में घोलक के रूप में, दूसरे पदार्थों को घोलने के रूप में। अब बात करते हैं कि एथेनॉल की अभिक्रिया किससे किससे करवाने पर क्या किस किस का निर्माण होता है, तो देख लेते हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं, मतलब जैसे किसकी क्रिया किसके साथ करने पर किसका निर्माण होता है। पहला आपका दे रखा है, हम लोग एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम के साथ। सोडियम धातु आपको पता है जिसको वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर ये आग पकड़ लेती है, बहुत ही अति क्रियाशील धातु होती है अपनी। तो पहले हम लोग इसकी एथेनॉल की क्रिया किसके साथ करेंगे? सोडियम के साथ। किसके साथ करवाएंगे? सोडियम के साथ। तो आपकी भाषा देख लो, भाषा क्या दे रखी है कि सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया। तो भाषा क्या दे रखी है? एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। उसके साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक तो आपका सोडियम एथोक्साइड बनता है, आपको पता होगा सोडियम एथोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2ONA। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, H2 होता है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। तो इसकी समीकरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2 और क्या हो गया? OH हो गया। और आपकी अभिक्रिया किसके साथ करनी है? Na सोडियम के साथ करनी है। आपकी एक तो इसमें देखा क्या कौन सी गैस का उत्सर्जन होगा? इसमें हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। आप देखो इसमें जो हाइड्रोजन आपकी निकलेगी नहीं है, साइड वाला ये नैनोदिन हाइड्रोजन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। साइड की जो परमाणु होते हैं उनको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन आप देखो परमाणु संख्या एक है, तो दो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे को कितने से गुणा कर देंगे? दो से गुणा कर देंगे तो अपने Na भी कितने ले लेंगे? 2। अब अपनी आगे जो उत्पाद के रूप में बनेगा ना सोडियम एथोक्साइड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा अपना 2CH3CH2O। O के ऊपर अपना आ जाएगा माइनस, और Na के ऊपर क्या आ जाएगा? अपना प्लस। ये आपका हो गया सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड। Na भी 2 है क्योंकि इसको आगे 2 से गुणा कर रखा है हमने, एथोक्साइड। तो आपको पता करें कि एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर किसका निर्माण होता है? एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर सोडियम एथोक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। ये एथेनॉल हो गया। CH3CH2OH है, इसके अभिक्रिया Na के साथ कराते हैं। आगे आपका फॉर्मूला बनेगा CH3CH2O के ऊपर माइनस हो गया, Na के ऊपर क्या हो गया? प्लस हो गया। अब प्लस H2 हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर 2 क्यों लिया है? क्योंकि हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना 1 है तो 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसीलिए इस अणु को पूरे को 2 से गुणा करके रखा है अपना। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित सीधा करना चाहिए। सीधी कैसे लिखेंगे? सीधा इस प्रकार में लिख सकते हैं समीकरण। देखो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे CH3 या आपका CH3CH2OH ये आपका हो गया एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करनी है? Na के साथ। आगे जाके आपको क्या बनेगा? CH3CH2O के ऊपर माइनस हो जाएगा, Na जुड़ जाएगा, Na को प्लस हो जाएगा, प्लस आपकी कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए अपने को कितने से गुणा करना पड़ता है? 2 से। समीकरण को संतुलित करना है तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, और इसको भी कितने से कर देंगे? 2 से। अब आपकी समीकरण संतुलित है। आपको मेन बात तो पता होना चाहिए कि
सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करने पर सोडियम एथोक्साइड वह किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला क्या दे रखे हैं, अगला दे रखे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। अब आपको क्या करना है, एथेनॉल से क्या बनाना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्वि आबंध होता है या आपका क्या होता है, त्रि आबंध होता है। असंतृप्त क्योंकि सिंगल बंध होता है वो तो आपके होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है, द्वि आबंध होता है, डबल बंध होता है या त्रिबंध होता है। तो आपको क्या करना है, एथेनॉल से क्या बनाना है, एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो बना देते हैं। अभी देखो इसकी भाषा देख लो। एथेनॉल को आपको कितने ताप पर गर्म करना है, 443 केल्विन ताप पर गर्म करना है। उत्प्रेरक लेना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र का अम्ल होता है जिसमें जल की तुलना में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। मतलब निर्जलीकरण होकर एथीन का निर्माण होता है। कहने का मतलब एथेनॉल को इतने ताप पर गर्म करने पर एथिल एल्कोहल से अपना किसका निर्माण हो जाता है, एथीन का। समीकरण बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। देखो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2 OH। ऐसे लिख सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। इसको आपको क्या करना है, आपका उत्प्रेरक हो गया सांद्र H2SO4 और तापमान कितना ले रखे हैं, 443 केल्विन ताप पर आपको क्या करना है, पर गर्म करने पर गर्म करेंगे तो आपका बता दें इसमें एथेनॉल का निर्जलीकरण होगा, मतलब इसमें से जल निकल जाएगा। इस आगे जो फॉर्मूला बनेगा तो CH2 इस प्रकार होगा और आपका साथ में किसका निर्माण होगा, जल का H2, ये आपका बन गया एथीन। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं H2C डबल बंद CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन कार्बन के डबल बंद, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। तो ये आपका देख लो, ये है आपका एथेनॉल। एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर किसकी उत्प्रेरक की सांद्र H2SO4 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर किसका निर्माण होता है, एथीन का। किसका निर्माण होता है, एथीन का। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बंद CH2, जो कि आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और उसके साथ में किसका निर्माण होता है, जल का। तो ये था अपना आज का टॉपिक एथेनॉल के। पहले हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ लिए, जो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में होते हैं, रंगहीन होते हैं, जल में पूर्णतः विलय होते हैं, और उसके साथ में उसकी क्या विशेषता बताई थी मैंने आपको, उसका क्वथनांक 48 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन होता है। उसके बाद में उनके उपयोग की बात, उपयोग पढ़ लिए। दो आपके अभिक्रिया, एक तो एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ, एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं तो सोडियम एथोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता। तो एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर किसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो आपका जो एथेनॉल होता है उसका निर्जलीकरण होकर किस में परिवर्तित हो जाता है, एथीन में। तो ये था अपना एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल के गुण और एथेनॉल के उपयोग और एथेनॉल की दो रासायनिक अभिक्रिया, और बाकी एथेनॉल अम्ल के गुण, उपयोग और उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया वो हम लोग किस पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।